इसी को देखता हूँ। तो वॉन डॉर्फ रिएक्शन आइसोथर्म, वॉन डॉर्फ रिएक्शन आइसोथर्म देखने से पहले हम लोग इसके अंदर चलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ। हम लोगों ने क्लास 12th में भी पढ़ा हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा जिसे हम लोग। तो इसमें आप एक लाइन नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम इसको समझना चालू करते हैं। लिखना, यह समतापी, यह समतापी किसी अभिक्रिया के, किसी अभिक्रिया के अभिकारकों का क्रियाफलों में या अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन के फलस्वरूप, परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को दर्शाता है। लिखना है इसमें, द चेंज इन फ्री एनर्जी, द चेंज इन फ्री एनर्जी बाय वॉन डॉर्फ आइसोथर्म, बाय वॉन डॉर्फ आइसोथर्म टू कन्वर्ट reacted into product, to convert reactant into product। तभी हमने क्या कहा, क्रियाकारक किस में परिवर्तित होते हैं, उत्पाद में बदलते हैं। क्या हो सकता है उसकी तरफ चलते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे पास सपोज कोई गैसीय रिएक्शन है, ए नंबर ऑफ रिएक्टेंट है, एक हमारे पास में रिएक्टेंट है, बी नंबर ऑफ रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है। ए और बी क्या है, क्रियाकारक है यानी रिएक्टेंट है। कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, क्रियाकारक यानी रिएक्टेंट है। और ये छोटा ए और छोटा बी जो उसके नंबरों की संख्या या मोलों की संख्या। जब ये कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो क्या बनेगा, सी और डी बनता है। सी के नंबर क्या है, सी, और डी का स्मॉल डी नंबर हो। तो इस तरीके से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमारे पास में कोई रिएक्शन, लेट अस कंसिडर एनी गैसियस रिएक्शन, माना कि कोई गैसीय अभिक्रिया ए प्लस बी कन्वर्ट होता है सी प्लस डी में। आगे चलते हैं। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं, G इक्वल टू H माइनस TS। अब यहां से इसका डेरिवेशन चालू होता है। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, G इक्वल टू H माइनस TS, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आप लोग जानते हो गिब्स फ्री एनर्जी को। एक बात और आप जानते हो, क्या जानते हो, लिखो एंथैल्पी से बाय एंथैल्पी। एंथैल्पी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। तो H इक्वल टू क्या होता है, U प्लस PV। ये आपकी रिएक्शन नंबर 2 हो गई। आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा, H, यहाँ पर भी क्या है, इसको यहाँ रख देते हैं, कर दीजिए। लिखिए समीकरण 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, G इक्वल टू U प्लस PV माइनस TS, इक्वेशन नंबर 3। अब आगे चलते हैं।
लिखना t को स्थिर मानते हुए, t को स्थिर मानते हुए समीकरण 2 का अवकलन करते हैं। एट कांस्टेंट t डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन थर्ड, सॉरी समीकरण 3 का अवकलन करने पर, ऐसा लिखो। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो, अवकलन करो। तो अवकलन करोगे तो हमने क्या लिखा, डेल जी इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल यू प्लस, अब यहां पर क्या है, पी और वी है, तो एक बार पी के रिस्पेक्ट में होगा, एक बार वी के रिस्पेक्ट में होगा, कर दो। तो क्या लिखोगे, पी डी वी, किसके रिस्पेक्ट में हो गया, वी के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पी को आगे ले लिया आपने, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ, वी के रिस्पेक्ट में। आगे चलो, फिर क्या लिखोगे, प्लस वी डी पी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, माइनस तब आएगा ना, फिर क्या लिखोगे, टी डेल एस, और फिर माइनस एस डी टी, कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा ना, क्या, हाँ वो तो हो गया। आगे चलो, इसके इसको कुछ नंबर दे दो नया, 4। आगे लिखना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम क्या है, ऐसा कुछ है क्या, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी, जैसे वहां पर आता है क्यू इक्वल टू यू प्लस पी वी, ठीक है। हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएशन टर्म में ले लिया, कुछ भी नहीं। आगे चलो, हमें क्या निकालना है, डेल यू इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ टर्म मैच कर रही हो, यहाँ पर भी कुछ टर्म आपको मैच करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और हम करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा U, ठीक है। Q क्या है, सिस्टम को दी गई ऊष्मा, जब सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, वो क्या हो गया, Q हो गया। जब हम किसी भी सिस्टम को एनर्जी Q देते हैं तो सिस्टम क्या करता है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो वो चेंजेस क्या है, इंटरनल एनर्जी U हो, ठीक है। अब एक टर्म और हम लोग जानते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। तो ये तो हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 5 है। चलो आगे लिखते हैं। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी की, लिखना अकॉर्डिंग टू एंट्रोपी इक्वेशन, लिखना एंट्रोपी समीकरण से एंट्रोपी क्या होती है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ जाती है, एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का दूसरा रूप क्या होती है, एंथैल्पी। तो एंट्रोपी क्या होती है, सुना ना, 12th में दिया हुआ है, 11th में डेफिनेशन है इसकी। क्या होती है एंट्रोपी, बड़ा सरल सी लाइन, एक लाइन बोलूंगा मैं, द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, किसी भी तंत्र की अनियमितता की माप। अब आप बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया। जैसे इस क्लास के अंदर हमारा कुछ दिन पहले तक फर्नीचर सिस्टमेटिक लगा हुआ था कि नहीं था। तो सिस्टमेटिक जब जमा होता तो आप लोग अच्छे से बैठे हुए थे। अब आज लोग आज क्या बैठे हुए, बिखरे हुए बैठे हुए। पहले वाली बेंच पे 6 स्टूडेंट है, अगली पे 5 है, फिर अगली पे 6 हो गए, फिर अगली पे 3, अगली पे 4 ऐसे बैठे हुए ना हम लोग। तो सिस्टम हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया, बिगड़ गया सिस्टम। तो जब सिस्टम आपका गड़बड़ा जाता, बिगड़ जाता, तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की अव्यवस्था की माप, अव्यवस्थित हो गया ना सिस्टम, उसे क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। एंट्रोपी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस। एस बाय क्या होता है, क्यू बाई टी, ठीक है ना।
टी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनली होता है और क्यू के प्रोपोर्शनली होता है। तो आप लिख सकते हो हमारे पास एक और इक्वेशन आएगी डेल एस इक्वल टू क्यू बाय टी। ये इसको एक तरीके से लिख सकते हैं, टी को इधर ले जाओ तो टी डेल एस बाय डी क्यू। अच्छा, इसमें dq का मान भी तो रख सकते हैं। किसका? dq का यहाँ पे ऊपर से अभी वही चल रहा हूँ, वही तो जा रहे हैं हम लोग। या अच्छा आप कह रहे हो कि डी क्यू का मान यहाँ से उठाकर यहाँ रख दे, ये कह रहे हो क्या? देखो आगे हम चल रहे समझ में आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 6 हो। अब आगे चलते हैं, हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन है उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, अब आपको किन किन इक्वेशन की हेल्प लगेगी? एक तो ये इक्वेशन लगेगी हेल्प, एक इसकी लगेगी और एक इसकी लगेगी। आ रहा समझ में क्यों लगेगी? आ गया होगा समझ में कि नहीं आया? पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन की बात कर लें। क्या बात कर लें? डेल क्यू की जगह क्या आ जाएगा? टी डेल एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। आ रहा समझ में? मैं समझाया तो फिर अपन सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, इस डी क्यू के प्लेस पर जो टी डी एस है, टी डी एस को हमने यहाँ रख दिया। अब टी डी एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, डी यू प्लस पी डी वी यहाँ दिख रहा है, इसलिए क्या आप रख दोगे? टी डी एस रख दोगे। टी डी एस किसका रहेगा? प्लस का। ये टी डी एस किसका है? माइनस का। दोनों क्या हो जाएंगे? जाएंगे। क्या बचेंगे? वीडीपी और एसडीटी। ये सॉल्व करना है, करो इसको। तो लिखो इक्वेशन 5th एंड 6th, समीकरण 5 और 6 से क्या लिखोगे? टी डेल एस इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, क्लियर हो गया अब? तो फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7, समीकरण 4 और 7 से क्या लिख सकते हैं? डेल जे इक्वल टू टी डी एस प्लस वीडीपी माइनस टी डेल एस माइनस एस डी टी। ये टी डेल एस प्लस का है, ये टी डेल एस माइनस का है, कैंसिल हो गए। क्या बचा? गिब्स ऑफ फ्री एनर्जी का जो डिफरेंशिएशन है, वीडीपी माइनस एस डी टी। इक्वेशन नंबर 8 से यहां तक तो कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना? अब इसके आगे चलते हैं। लिखो, यदि समीकरण 8 में ताप को स्थिर मान ले, एट कांस्टेंट टी, एट कांस्टेंट टी इन इक्वेशन 8 क्या होगा? यहां क्या लिखेंगे हम? कांस्टेंट कर दिया, तो डिफरेंशिएशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी को कांस्टेंट यानी टी लिख दिया। अब आप देखो यहां पर डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं हम लोग? टी का कर रहे हैं, है ना? यहाँ डिफरेंशिएशन एस तो हमारे पास में टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो अब इसको हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया, स्थिर कर दिया। तो जब स्थिर कर दिया तो ये वेरिएबल है क्या? परिवर्तित होगा? नहीं होगा। तो जब ये चेंज नहीं होगा तो एस भी होगा क्या? नहीं होगा। मतलब पूरा जो इस इक्वेशन का जो पूरी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वीडीपी के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू वीडीपी। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हम ब्रैकेट में लिख दो डेल टी इक्वल टू 0। किसी भी वैल्यू में 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही तो आता है, तो ये 0 हो गया, तो इसमें गुणा करोगे तो ये भी 0 हो रहा है।
ये कुछ नया नंबर दे दो इसको, समीकरण नंबर 9। फिर लिखना, यदि आदर्श गैस का 1 मोल स्थिर ताप पर उत्पादों में परिवर्तित होता है तो ऊर्जा परिवर्तन निम्नानुसार होता है। इन आइडियल गैस ऐसे लिखो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ऐसा कर लो, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, द चेंज इन प्रोडक्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the Gibbs free energy can be written as, कैसे लिख सकते हैं उसकी तरफ से, आइडियल गैस इक्वेशन क्या, PV इक्वल टू nRT, सब लोग जानते हैं। अब मैं उसके तरफ नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट वैल्यू की तरफ बढ़ूंगा। यहाँ से क्या वैल्यू है, यहाँ पे आपको कुछ टर्म दिखाई दे रही है, वो है V। और ये V किस में आता है, यहाँ पे V आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, DP को तो ऐसा कैसे रहने देंगे, ठीक है, जिसका यानी कि P का जो डिफरेंशिएशन है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज किसकी बात हो रही है, V की हो रही है। तो V की जगह आप क्या लिख दोगे, RT/P, क्योंकि N बराबर तो पहले हमने क्या कह दिया, अभी 1 लिखा ना, 1 मोल गैस पर अभी लिखा हमने, N बराबर तो 1 हो गया, यहाँ पर क्या जाएगा पीछे, DP हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 10, लिखना, इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 10 समीकरण 10 का समाकलन करने पर, तो इसका इंटीग्रेशन करना, लिखिए, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी यानी डिफरेंशिएशन है, जब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो डेल जे इक्वल टू यहाँ पर RT, R क्या है, कांस्टेंट है, TB क्या है, कांस्टेंट है। हमने पहले बोल दिया स्थिर ताप पर, लिखा थोड़ी देर पहले, जब स्थिर ताप पर लिखा तो ये दोनों स्थिर हो गए, तो इनका तो समाकलन यानी इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो क्या बचा हुआ भैया, तो बचा हुआ है dP/P, क्योंकि P के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो जब P का हो रहा है तो यहाँ पर हम लिमिट लगाएंगे P1 से P2 तक, इसलिए हमने dP/P कर दिया, इसको लिख लो इसको। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो G इक्वल टू G स्टार प्लस RT ln P, जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक साथ चलते हैं तो क्या आता है, ln क्या है, कौन सा, नेचुरल लॉ, ध्यान रखना। तो G इक्वल टू G स्टार भी लिखो, G0 भी लिखो, ये इक्वेशन नंबर 11 आ गई, ठीक है। अब इसके हमें वापस आवश्यकता लगेगी, खत्म नहीं होगा, अभी चलेगा, अभी थोड़ी देर। ये GN नॉर्मल है और ये कौन सी कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन है, ध्यान रखना। जिसके सिर पर 0 आ जाता है कौन सी कंडीशन हो जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्था जिसे बोलते हैं। अब शुरू में हमने गैसीय अभिक्रिया लिखी थी, कौन सी लिखी थी उसकी तरफ आ रहा हूं, लिखना, माना कि कोई गैसीय अभिक्रिया AA प्लस BB प्लस CC, ऐसा कुछ लिखा था ना, एरो का साइन बनाकर CC प्लस BB, ऐसा कुछ लिखा था हम लोगों ने। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखो
इस अभिक्रिया में ए बी सी एवं डी का आंशिक दाब P1 सॉरी PA PB PC और PD है। In this equation the partially pressure and Gibbs free energy of A, B, C, D is PA, PB, PC, PD है और मुक्त ऊर्जा GA, GB, GC एवं GD है। The partially pressure is P1, PB, PA, PB, PC and PD and Gibbs free energy है GA, GB, GC and GD respectively। अब करना क्या है, आपको इक्वेशन दिखाई देनी है। इन इक्वेशन में आपको किसका इस्तेमाल करना है? P की जगह PA, PB, PC और PD का इस्तेमाल करना है। G की जगह किस इस्तेमाल कर सकते हैं? तो देखो हम लिखेंगे GA इक्वल टू, यहाँ पर GB इक्वल टू, GC इक्वल टू और GD इक्वल टू। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो आप स्टैंडर्ड कंडीशन में इस तरीके से लिख दीजिए, लिख दो इस इक्वेशन को। प्लस यहाँ पर क्या है? RTLN PA, ये PA के लिए है, अगली PB के लिए है, अगली PC के लिए है और अगली PD के लिए है। ठीक है, इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी 12। नई इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 12। फिर आगे चलते हैं। गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, एक लाइन लिखना, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जे इक्वल टू एट कांस्टेंट T एंड P। तो आप क्या लिखोगे? G प्रोडक्ट माइनस G रिएक्टेंट। आपको टोटल एनर्जी निकालोगे तो आप क्या करोगे? प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर दोगे, तो आप में जो एनर्जी चेंज हुआ वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब लिख दीजिए, आप क्या लिखोगे? क्या लिखोगे यहाँ पर? प्रोडक्ट क्या और रिएक्टेंट क्या है? तो प्रोडक्ट हमारे पास में क्या है? CD। रिएक्टेंट क्या है? इनकी गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर दी हुई है, तो लिख लो। क्या लिखोगे? उसके बाद एक एक्सप्रेशन लिखना चाहो तो डेल जे एट कांस्टेंट T एंड P लिख लो। यहाँ पर हम लिखेंगे GC, प्रोडक्ट कौन कौन सा उसकी तरफ चलो, नंबर ऑफ मोल C, ठीक है, अणु कौन सा था? C, प्लस मोलों की संख्या D, गिब्स फ्री एनर्जी अणु कौन सा था? D, माइनस अभिकारक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर अणुओं की संख्या स्मॉल a, अणु कौन सा था? A, फिर प्लस यहां पर अणुओं की संख्या B, ये B था,
अब यहाँ पर GC, GD, GA और GB की जगह आप क्या रख दोगे? ये बात इनकी वैल्यू रखो। वैल्यू रखो यहाँ पे, बस खत्म होने वाला अभी, फटाफट वैल्यू रख दो। चलो रखो वैल्यू जल्दी। रख दिया? क्या लिखोगे? डेल J T एंड P इक्वल टू किसकी वैल्यू रखना? GC की वैल्यू रख दो। क्या है? यहाँ पर C, स्मॉल c, यहाँ पर 0, यहाँ पर C। ठीक है, क्या था? RT प्लस RT ln C। तो आप क्या लिखोगे? प्लस CRT ln C। ठीक है, फिर प्लस अच्छा PC था ना, सॉरी, RT ln PC प्लस फिर क्या लिखोगे आप? G0, यहाँ पर D था, यहाँ पर भी D था, प्लस क्या आ जाएगा? यहाँ पर अब D RT ln PC। PB आएगा क्या? हाँ PD हो जाएगा, D कर दो उसको। यहाँ पर PD हो गया, ये पहली टर्म हो गई। फिर माइनस, फिर क्या लिखोगे? G, यहाँ पर B, यहाँ पर B, यहाँ पर 0, प्लस D RT ln PB प्लस A G0। क्या हुआ? सही तो है? सर बी क्यों लिखा सर है? पहले बी क्यों लिखा आपने? अच्छा A और B लिखना है, हाँ चलो ये लिख दो, आगे पीछे लिख लेना। यहाँ पर A लिख दो। आप लोग सोचे तो कि मेरे पास बोर्ड पे खत्म हो चुका है, मेरे पास इससे पहले का मैटर थोड़ी है। आपके पास तो लिखा हुआ है ना कॉपी में, प्लस यहाँ पर B RT ln PB। कुछ चीज कॉमन आ रही है, उसको कॉमन ले लीजिए। अरे कॉमन आ रही है, हाँ? RT आ रहा है और PC आ रहा है। PC, PD, PA और PB को एक तरफ निकाल लो, क्योंकि वो पार्शली प्रेशर है। ठीक है ना? PA, PB, PC, PD क्या थे? पार्शली प्रेशर है, तो उसको लिख दीजिए। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? इसके बाद में यहाँ जाओ, यहाँ क्या लिखा हुआ है? C लिखो, 0 प्लस C प्लस इस टर्म को लिखिए। फिर मैं इसको लिख रहा हूं D0D, इसको ब्रैकेट में बंद करो। फिर माइनस इस टर्म को लिखो, AGA, इसके सिर पर भी 0 मतलब कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, याद रखना, प्लस यहाँ पर B G0D। किस कॉमन क्या आ गया? RT ln, क्या बचा हुआ है? RT भी चला गया, देखो हैं? लगेगा ना अभी, कहाँ पे? यहाँ पे प्लस क्यों लगाई हो? मेरी बात सुनो, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही 2, एक टर्म ये रही 3, एक टर्म ये रही 4। इन चारों को उठा ली, सुन तो सही, सुन तो सही। इन चारों के प्लस में कौन था? आखिरी था RT, तो RT अच्छा कैसा लेके आ गया। अब इसके बाद बचा कौन हुए? इसके बाद बचा पार्शली प्रेशर। पार्शली प्रेशर बचा मतलब कि यहाँ पर कौन बचा आगे? PC। अब PC की पावर क्या हो जाएगी? C। ये जो टर्म लिखी हुई है, क्या लिखी हुई थी? ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, आ रहा समझ में? ये तो पूरी हमने उठा के यहाँ लेके आ गए इसको, इस RT और ln को इधर लेके आ गए, इस PC को मैं यहाँ लेके आ गया हूँ। अब क्या बचा हुआ है? ये कहाँ चला गया? इसके पावर में। इसी प्रकार से यहाँ क्या लिखोगे?
PD की पावर D। ठीक है, यहां पर क्या लिखोगे PA। ठीक है, PA PB, तो PA की पावर A और यहां पर PB की पावर B, ऐसे लिख दो इसको। चाहो तो बीच में साइन लगा दो, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड है, साइन साइन। अब मैं क्या कर सकता हूं, उसकी तरफ आता हूं। ये जो पूरी टर्म है यहां से यहां तक की लिखी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डेल लगा दिया, डेल का मतलब चेंज हो गया। तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जो हो रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो मैंने डेल लगा दिया। क्लियर है। प्लस यहां पर क्या है, RTLL। ठीक, इसकी तरफ आ गया। यहां पर आ जाते हैं PC की पावर C, PD की पावर D, PA की पावर A और PB की पावर B। इसको शॉर्ट फॉर्म में ले जाते हैं यहाँ से। जैसे इस इक्वेशन को यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है, जो भी भूल गया मैं नंबर, अब तो जो भी आ रहा है नंबर कितना नया 13 आ रहा है। तो आप समीकरण 13 को वान ऑफ रिएक्शन आइसोथर्मल बोल सकते हैं, और आपको यहाँ पर नहीं बोलना है। आप विचार कि भैया मैं तो यहाँ पे बोलूँ ही नहीं। तो अब आगे क्या करना है, उसकी तरफ चलते हैं। ये जो टर्म लिखी हुई है, ये टर्म किसकी टर्म है, P की टर्म है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को आप नई इक्वेशन लगाकर Kp के इक्वल बता दो। K क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में चली जाए तो फिर क्या लिख सकते हो, जो लास्ट इक्वेशन बनेगी डेल J0 प्लस RTLN Kp। ये इक्वेशन नंबर 14 है, और इसी इक्वेशन को हम लोग वान ऑफ रिएक्शन, ये जो पूरी टर्म है कौन सी, PC PD PA और PB, इसको Kp मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं, उसका कारण है कि यदि रिएक्शन साम्य अवस्था में चली जाए, रिएक्शन कन्वर्टेड टू इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, तो जब भी आप रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ले जाओगे तो इक्विलिब्रियम में कौन सा साइन लगाओगे, डबल हेडेड एरो का। और यहाँ क्या लिखते हो, रिएक्शन हमेशा किसके इक्वल मानते हो, K के। कौन सी टर्म है, प्रेशर की टर्म है, इसलिए आप क्या लिख दोगे यहाँ पर P। आ रहा समझ में। तो इसलिए इस पूरी टर्म को उन्होंने Kp के इक्वल मान लिया कि सपोज ये रिएक्शन साम्य अवस्था में चली जाए तो इस रिएक्शन को, या जो इक्वेशन में लिखी है, इसको वान ऑफ अभिक्रिया समतापी कहते हैं।